आप लोग आज उसको कंप्लीट करके सॉल्व कर देना। स्लाइड विजिबल है दोनों ब्रांचेस को, CSIT, सर आईटी में विजिबल है। CS, ठीक। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने 10 तारीख को फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इसके बारे में पढ़ा था। देन आफ्टर दैट उसके बाद अपन लोगों ने इसमें जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसके बारे में बताया गया था। देन आफ्टर दैट मैग्नेटिक सर्किट के बारे में अपन लोगों ने कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से आप एक मैग्नेटिक सर्किट के बारे में कोई सा भी फीचर चूज करते हैं, उसके बारे में आया था। क्लियर? देन आफ्टर दैट लीकेज फ्लक्स के बारे में 2 कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब कभी भी आपका लीकेज फ्लक्स की वैल्यू तब होती है जब जहां आपका एयर गैप प्रेजेंट हो या फिर कोई सा भी आपका कॉइल मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर जहां आपने यूज किया हुआ है उसके लिए हो। ठीक है, क्या अपन लोगों ने किया था इसमें MMF मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे अपन एक जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो आज का टॉपिक है, वो है कि रिलेशन बिटवीन प्लस MMF एंड रिलक्टेंस। तो हेडिंग डालिए इसमें, रिलेशन बिटवीन प्लस MMF एंड रिलक्टेंस, मतलब इन तीनों के बारे में अपन इसका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, 15th Feb। तो यूनिट 3 में जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं आज वो है सबसे पहला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन या रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स, MMF एंड रिलक्टेंस। कभी कभी इसका भी डेरिवेशन करने के लिए आ जाता है एग्जाम्स में, इसलिए अपन इसका डेरिवेशन देख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपन ये देख लेंगे कि कोई भी अगर आपको मैग्नेटिक पोल दिया हुआ है या कोई सा भी सॉलिड दिया हुआ है, उसमें कौन कौन से आपका इसमें पैरामीटर्स अपन यूज कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए इसमें, लेट स्मॉल l इज इक्वल टू मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, then after that small a, area of cross section of core, and the next one is mu r, that is relative permeability of core material. मतलब कोई सा भी आपने कोर मटेरियल यूज किया हुआ है उसके बारे में इसका म्यू आर की वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे कि अपन को पता है कि कोई सा भी फ्लक्स आपको गिवन है या एरिया आपको गिवन है, तो इन दोनों से आपका फ्लक्स और एरिया की हेल्प से नंबर 1 जो आपको कंपोनेंट निकल के आएगा वो आएगा आपका इसका फ्लक्स डेंसिटी। तो एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी बेटा? फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा? कोई बताओ, फ्लक्स डेंसिटी B phi by A। B इक्वल टू फाइव बाई ए, ये अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एंड द यूनिट ऑफ दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अपन ने एक टर्म और पढ़ा था
दैट इज द टर्म ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है ना। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दो चीज अपन ने देखी थी। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अपन किस तरीके से इससे इंक्लूड करेंगे? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, it will indicated by H equal to mu upon, बेटा राजेश म्यूट करो, राजेश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलिए ठीक। तो इसमें H की वैल्यू क्या आ गई? अपन सभी जानते हैं, जो अपन ने BH कर्व के लिए अपन ने जो H का टर्म देखा था, H की वैल्यू क्या थी आपकी? B अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ B दैट इज इक्वल टू 5/A इन दिस सम। तो जो वैल्यू आपकी आएगी इसके बाद H की वैल्यू, वो क्या हो जाएगा आपका 5/A म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। दैट इज दिस इज इन यूनिट इज एम्पियर टर्न्स पर मीटर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये यहां तक समझ आया बेटा सबको? आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन लोगों ने एक लॉ और पढ़ा था दैट इज एम्पियर सर्किट लॉ, और उसका दूसरा नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्क लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ और एम्पियर वर्क लॉ, या फिर वर्क लॉ अपन बोल रहे हैं उसको। जैसे अपन ने ये वाला लॉ यहाँ पढ़ा था, दैट इज इन दिस स्लाइड, ये, ठीक है ना। इसको एम्पियर सर्किट लॉ बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम वर्क लॉ भी होता है, ठीक है ना। दोनों नाम से लॉ फेमस है, ACL तो होता ही है। तो यहाँ पे अपन ने एक टर्म देखा था, दैट इज, अगर आप बिल्कुल लास्ट की क्वेश्चन देखें, HL इक्वल टू NI, सबको दिख रही है? राइट हैंड साइड में सबसे नीचे, Yes, sir. ठीक है। HL इक्वल टू NI होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ HL इक्वल टू NI। इसका मतलब क्या है? वर्क लॉ से अपन जो आपका H और L की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू NI, ठीक है ना। ये कैसे आया था? ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया था इस वाली स्लाइड में, ठीक है। H इक्वल टू I/2πr। तो 2πr को अपन एक डेफिनेट लेंथ अगर अपन लेते हैं तो उसको H इंटू L से इंडिकेट करते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपका दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है तो उसको अपन इंडिकेट करते हैं NI से, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे ही अपन ये वाला टर्म यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ या फिर वर्क लॉ, HL इक्वल टू NI, तो सबसे पहले जो अपने माइंड में जो सबसे पहले जो टर्म आता है वो क्या आता है कि अपन ने यहाँ पे H की वैल्यू क्या लिखी है? वी हैव रिटन द वैल्यू ऑफ H इक्वल टू 5/A म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, वी कैन पुट अप द वैल्यू ऑफ H दैट इज 5/A म्यू नॉट म्यू आर दैट इज मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल टू N इंटू I। तो इससे सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 5, ठीक है ना। the value of phi is NI divided by L upon A mu naught mu R। तो ये जो है, यही टर्म आपका इंडिकेट करेगा किसके बीच के रिलेशन? फ्लक्स, MMF और रिलक्टेंस, इन तीनों में जो आपका रिलेशन है, यही वाला टर्म आपका इंडिकेट करता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अपन ने फाई लिखा है, तो इस फाई को अपन क्या बोल देंगे? वी कैन पुट अप द वैल्यू ऑफ फाई, दैट इज 10, द वैल्यू ऑफ फाई फ्लक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो NI आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे अपन ने लास्ट क्लास में NI का जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे N इंटू आई, इसको अपन ने किससे इंडिकेट किया था? वी कैन इंडिकेट अ वैल्यू ऑफ NI विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स से इसकी वैल्यू अपन इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। NI की वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, तो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स विद द हेल्प ऑफ NI डिवाइड बाय, अब यहाँ पे L अपॉन A म्यू नॉट म्यू आर जो टर्म आ रहा है, ये टर्म जो होता है, दिस इज आवर रिलक्टेंस,
ठीक है, एक नया टर्म आया है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अपन लोग रेजिस्टेंस का यूज करते थे, वैसे ही अपन मैग्नेटिक सर्किट में एक अपन किसका यूज करते हैं, वी कैन यूज द टर्म ऑफ रिलक्टेंस। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? क्लास आगे बढ़े आप। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फाई को अपन ने फ्लक्सिंग इंडिकेट कर दिया, एनआई को अपन ने एमएफ से इंडिकेट किया है, और रिलक्टेंस जो है वो अपन ने क्या किया, एल अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर, इससे इंडिकेट किया है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इज योर रिलक्टेंस। इसके बारे में अपन अब लिखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि अपन जानते हैं कि रिलक्टेंस की वैल्यू जो होती है, रिलक्टेंस एक ऐसा अपोजिशन ऑफर करता है, किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। देखो मेरी बात सुनना, जैसे कि आपके कोई से भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट की वैल्यू प्रोड्यूस होती है या करंट फ्लो करता है, तो उस करंट के प्रभाव को रोकने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना? अब अपन क्या करेंगे, जो भी आपका फ्लक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि फ्लक्स भी अपन अज्यूम ही करते हैं, फ्लक्स भी अपन को दिखता नहीं है, तो उस फ्लक्स के प्रभाव को अपोज करने के लिए, ठीक है ना, अपन एकदम से रोक नहीं सकते हैं, उसको अपोज करते हैं। तो उसको रोकने के लिए, जो फ्लक्स है उसको रोकने के लिए अपन जो टर्म यूज करते हैं, वी कैन यूज द टर्म रिलक्टेंस। तो इसमें आप लिखिए, रिलक्टेंस में द अपोजिशन offered to the magnetic flux, the opposition offered to the magnetic flux by a magnetic circuit, is called its reluctance. ठीक है, समझ आया सबको? क्लियर? Yes. तो जो भी अपन अपोजिशन ऑफर करेंगे किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, वो अपन इंडिकेट कर देंगे। उसको अपन इंडिकेट कैसे करेंगे, वी कैन इंडिकेट इट विद द हेल्प ऑफ रिलक्टेंस, और उसकी जो वैल्यू होगी, इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एस। ठीक है ना, कैपिटल एस से अपन इसको इंडिकेट करते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर, and the unit of reluctance is given by this example, this parameter, that is ampere turns per Weber. ठीक है ना, समझ आया? क्योंकि रिलक्टेंस की एक्चुअल वैल्यू क्या है, रिलक्टेंस अपन एमएमएफ अपॉन फ्लक्स से इंडिकेट कर रहे हैं। एमएमएफ क्या है, एमएमएफ का जो टर्म है दैट इज एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का जो टर्म है वो वेबर है, इसलिए अपन इसकी यूनिट ले रहे हैं, वो अपन ले रहे हैं इसमें एम्पियर टर्न्स पर वेबर। समझ आया सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अब अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें जो आपका आगे जो इसमें टॉपिक है, इसी से आपका आता है नेक्स्ट, दैट इज, सॉरी फोन काटना था। नेक्स्ट जो है, इसी से रिलक्टेंस के बाद जो एकदम टर्म जो आता है, दैट इज परमियंस। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज परमियंस। ठीक है ना, परमियंस को अपन इंडिकेट करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ परमियंस is equal to 1 upon reluctance. This is the value of it is a mu naught mu r divided by L. ठीक है, this is your permeance and the unit is Weber per ampere turn. ठीक है, अब परमियंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ठीक है, एक अपन ने परमिटिविटी पढ़ा था, एक अपन ने टर्म पढ़ा था परमिएट करते हैं। तो परमियंस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टर्म जिससे क्या करते हैं,
अपन अपने फ्लक्स की वैल्यू को, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को कोई सा भी मटेरियल है उसमें उसको सेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वो लिखो, उसको सेट करने का तरीका या उसको मेजर करने के तरीके को अपन परमियंस लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज मेजर ऑफ द ease, it is measure of ease with which flux can be set up in a material. Flux can be set up in a material, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा इजी तरीका किसको मेजर करने के लिए कि अपन किस मटेरियल में कौन से फ्लक्स को सेट कर रहे हैं, उस तरीके को अपन यूज करने के लिए परमियंस की वैल्यू का यूज करते हैं। और उसकी वैल्यू भी आपका जो भी आपका एरिया है, या म्यू नॉट 4.2 × 10⁻⁷ आपको दिया हुआ है, या म्यू आर की वैल्यू दी हुई है, या लेंथ दिया हुआ है, उसी से अपन उसकी वैल्यू इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और इसी के बाद जो एक और टर्म जो इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि अपन जब इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ते हैं तो अपना रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल हो जाता है वो कंडक्टेंस हो जाता है। इसी तरीके से जो यहाँ पे परमियंस है, अगर अपन एनालॉगी देखें किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच, तो यहाँ पे जो रिलेक्टेंस की वैल्यू थी, रिलेक्टेंस इज एनालॉगस टू, इट इज, ये वाला टर्म थोड़ा सा रह गया था तो आप लोग लिख लेना, इट इज एनालॉगस टू, किसके एनालॉगस है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट के रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जो काम इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए रेजिस्टेंस करता है वही काम मैग्नेटिक सर्किट के लिए इलेक्ट्रेंस करता है। तो इट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सिमिलरली जब परमियंस की बात आती है, सो इट इज एनालॉगस टू कंडक्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। समझ आया सबको कि किस तरीके से अपन ये वाला चीज देखते हैं। यस सर। ठीक है, मतलब जो भी आपका फ्लक्स एमएफ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो फ्लक्स एमएमएफ और इलेक्ट्रेंस के लिए अपन इसकी वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना। दैट इज दिस, जब जो भी वर्क फ्लो आपने यूज किया है उसके लिए इलेक्ट्रेंस की वैल्यू, परमियंस की वैल्यू और कंडक्टेंस, ठीक है। अब एक और इसमें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो आपका सिलेबस में इसमें आता है कि इसमें एक और चीज जो है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द similarities and dissimilarities, similarities and dissimilarities in electric circuit and magnetic circuit, ठीक है। आज और कल बस इसका थोड़ा सा थ्योरी चलेगा, फिर परसों से इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डे आफ्टर टुमारो आप लोग कैलकुलेटर के साथ, कल भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, परसों से, क्योंकि मैं इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि भाई इसकी अब 2 दिन की थ्योरी और बची है बस, क्योंकि इसमें इतना थ्योरेटिकल ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। जितना भी टर्म था उतना अपन लोगों ने कवर कर लिया है, और जो न्यूमेरिकल पोर्शंस थे अब इसमें लॉज ही बचे हैं, मतलब सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट, उसके बाद अपन देख लेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें क्या किस तरीके से अपन फैराडेज लॉज को यूज करते हैं, दैट इज जो भी आपका कॉइल यूज हो रहा है अपन उसमें ईएमएफ इंड्यूस कैसे कर रहे हैं, इट इज माइनस उसमें विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅/dt और नंबर ऑफ टर्न्स कैसे आपको ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ आप उसको अपोज कर रहे हैं।
देन आफ्टर दैट कोई सा भी अगर आपने कॉइल यूज किया हुआ तो उसमें इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और जब अपन एनालिसिस और मैग्नेटिक सर्किट की बात करेंगे तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि किस तरीके से अपन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, ये दो टर्म अपन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो थ्योरी में मुश्किल से इसमें 3-4 टर्म पड़े बचे हुए हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में देख लेंगे। और वेडनेसडे की क्लास में अपन लोग इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस फ्राइडे डिपार्टमेंट में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन मतलब एनबीए की विजिट है, तो उसके कारण जो फ्राइडे की क्लास है वो नहीं हो पाएगी। क्लियर? जो एडिशनल क्लास है, जो 1-to-1 इंटरेक्शन मैंने आप लोगों से बोला हुआ था, वो फ्राइडे को नहीं होगा। और डेट आई विल कम्युनिकेट यू 1 डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि वो कब होगा, ठीक है ना। पिछले फ्राइडे वो आप लोग सेल्फ प्रोग्राम में बिजी थे और इसलिए वो उस दिन नहीं कराया गया था। और इस फ्राइडे डिपार्टमेंट विजिट है, तो हो सकता है कि सैटरडे को मॉर्निंग में क्लास हो, ठीक है ना। और मॉर्निंग की क्लास में जो इंस्पेक्शन वाले आते हैं और जो विजिट होती है वो लोग भी क्लास में एंटर करें, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वो आप लोगों से कुछ पूछते हैं तो जो भी बिल्कुल सही चीज है कि ऑनलाइन की कमियां, ऑनलाइन के फायदे या कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है, मतलब वो एनबीए की विजिट ग्रीवेंस के लिए नहीं है, सिर्फ कॉलेज को एक मतलब डिपार्टमेंट को, अगर क्योंकि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 3 डिपार्टमेंट में ही आ रहा है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के लिए। तो जो भी अपन कोर्स आउटकम के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम, विजन मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब जब भी कभी आप फर्दर स्टडी के लिए जाते हैं ना या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें एनबीए की रैंकिंग या एनबीए एक्रेडिटेशन या नैक एक्रेडिटेशन या एनआईआरएफ रैंकिंग, ये अभी आप लोग फर्स्ट ईयर लेवल में आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी की इच्छा है जीआरई की प्रिपरेशन करने के लिए, या कोई फॉरेन जाना चाहता है एमएस के लिए, तो वहां भी अगर इंस्टीट्यूट आपका एनबीए एक्रेडिटेड है या एनआईआरएफ रैंकिंग है तो उसका भी बहुत वेटेज पड़ता है, ठीक है ना। समझ आया आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो वो फ्राइडे को आप लोगों को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा अगर क्लास होगी। और क्लास का टाइम सुबह 10 से 11 ही रहेगा, क्योंकि 10 से 11 वो लोग क्लास में विजिट करेंगे, ठीक है ना। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का है, तो सैटरडे को शायद आपकी क्लास हो, अभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर? फर्स्ट ईयर? यस सर। ठीक है ना। चलिए, तो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के लिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले अपन सिमिलैरिटीज देख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे सभी बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और जो मैंने आप लोगों को एक और प्रेजेंटेशन शेयर किया था, दैट इज दिस वन, इस प्रेजेंटेशन में भी उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अपन लोगों ने अभी तक जो आपका था बेसिक डेफिनेशन में ही अपन अभी बेसिक डेफिनेशन वाला पोर्शन अपन ने क्लियर कर लिया है, तो ये अपना हो चुका है। एसी एक्साइटेशन मैंने आपको बता दिया, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंड्यूस वोल्टेज, लॉ ऑफ इंडक्शन, ये वाला मैं कल आप लोगों को बता दूंगा, मतलब अब कल अपना 16 तारीख है, इसको बता देंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन भी आप लोगों का हो चुका है, फ्लक्स, एमएमएफ एंड रिलेशन ये आज हो चुका है। एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इन सर्किट ये आज हो रहा है। और ये एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों मैं आप लोगों को कल के क्लास में बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे मतलब 17 को, वो होगा इसका न्यूमेरिकल्स। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अपन लोगों ने इसके बारे में देखा भी था, ये अब मैं इसको फिर से रिवाइज नहीं कर रहा क्योंकि अपन एक्चुअली इसको पढ़, ये मैं ऑटोमोटिव फोर्स की स्लाइड है, अगर उसमें किसी को कोई डाउट हो तो ये भी आप लोगों रेफर कर लेना एक बार, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी एच के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, परमिएबिलिटी के बारे में भी अपन ने देखा था, और जो भी आपका इसमें ये अभी अपन ने देखा कि किस तरीके से अपन रिलेक्टेंस की टर्म को और परमियंस की टर्म को अपन किसके सिरे L/A म्यू से इंडिकेट कर रहे हैं, ये अपन लिखा हुआ है।
और द रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस इज नोन एज परमियंस, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था, और उसको अपन इंडिकेट करते हैं कैपिटल जी से, ठीक है ना। यहाँ पे ये रिलेक्टेंस आर से, लेकिन कैपिटल रिलेक्टेंस को अपन एस से ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। किसी किसी बुक में आर लिखा है, किसी किसी बुक में कैपिटल आर एस है, लेकिन आप लोग ऐसे ही इसको इंडिकेट करना, ताकि आप लोग को रेजिस्टेंस और रिलेक्टेंस में दोनों में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट थ्योरी में जो भी आपका टर्म इसमें आते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब अपन एफ की वैल्यू ले रहे हैं तो एन आई आ रहा है, और उसी से आपकी क्या क्या टर्म आ रहे हैं ये अपन ने देखा था। ये रिलेशन आप लोगों को जैसे ही मिला था वैसे ही अपने ये फाई एफ और एल अपॉन ये वाली फाई इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस, ये अपन ने टर्म ये वाला देखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अब अपन स्टेट कर रहे हैं इसमें एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ये देखिए, ये सामने आपको दिख रहा है स्लाइड में, तो आप लोग भी अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, या अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वन बाय वन अपन अगर स्टार्ट करें, कि सबसे पहले अगर अपन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, तो फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर दिस वैल्यू, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए या अपन मैग्नेटिक सर्किट दोनों की बात कर रहे हैं, साथ में एनालॉजी देख रहे हैं ना अपन, सिमिलैरिटीज भी देख रहे हैं यहाँ और डिससिमिलैरिटी भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपन इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ में इंडिकेट करते हैं वो, और मैग्नेटिक सर्किट को उसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे अपन यहाँ पे करंट को आई ले रहे हैं, यहाँ पे अपन फ्लक्स को फाई ले रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में वी विल यूज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज आर इक्वल टू 1 रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, या फिर 1 अपॉन सिग्मा एल अपॉन ए। उस तरीके से अपन रिलेक्टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं एल अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर। सिमिलरली यहाँ पे अपन ने कंडक्टिविटी ली हुई है सिग्मा, और यहाँ अपन ने क्या लिया हुआ है, परमिएबिलिटी लिया हुआ है म्यू, ठीक है ना। समझ आया इसमें दोनों को, दोनों ब्रांच को, कि मेन जो है आपका एमएमएफ, फ्लक्स और रिलेक्टेंस, इन तीन वैल्यूज को ही अपन लेके चलते हैं अपने किसके लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए और मैग्नेटिक सर्किट के कंपैरिजन के लिए। मतलब सिंपल एनालॉजी देखते हैं अपन किस तरीके से एनालॉगस इसका देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका कंपोजिट मतलब किस तरीके से अपन एक सीरीज में मैग्नेटिक सर्किट को यूज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू ले रहे हैं विदाउट एयर गैप और विद एयर गैप, ये दोनों है। ये मैं कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। अब कोई सा भी अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल के लिए ये कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, ये अपन को अच्छे से याद होना चाहिए। कि सबसे पहले आपका फ्लक्स आया, ठीक है, फ्लक्स के हेल्प से और एरिया के हेल्प से अपन ने क्या किया, फ्लक्स डेंसिटी निकाला, बी निकाला, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने एक टर्म यूज किया एच, ठीक है ना। फ्लक्स आया, फिर फ्लक्स डेंसिटी आया, फिर फील्ड स्ट्रेंथ आया, फिर एमएमएफ आया, फिर अपन ने करंट भी निकाल लिया इसमें, ठीक है ना। तो एक कुछ ये जो आपके टर्म्स हैं, ये टेबल जो है ये एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, तो ये भी आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, क्लियर। अपन जो स्लाइड में थे उसमें वापस आते हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका सिंपल बेसिकली अगर इसका एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं, तो इसकी एग्जांपल के लिए क्या लिखते हैं अपन। मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ठीक है ना। अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ये मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इससे मैंने रेजिस्टेंस लगा लिया, एक सप्लाई दे दी, ठीक है ना। दैट इज प्लस माइनस ई वोल्टेज इसमें दे दिया, करंट फ्लो कराया आई, और रेजिस्टेंस करा दिया इसमें आर, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि यहाँ पे जो मेरे को एक क्लोज पाथ मिल रहा है ना, दैट इज द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज एक्चुअल कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब जहां पे कोई क्लोज पाथ आपको मिल रहा है और उसमें अभी अपन ने यहाँ देख रहे हो अपन ने कॉइल यूज नहीं करी है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ अभी आप करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, वी विल कॉल इट एज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसी तरीके से अगर अपन मैग्नेटिक सर्किट के बारे में भी बताएं, तो मैग्नेटिक सर्किट के लिए मान लीजिए मैंने एक ट्रांसफार्मर बना लिया है
सिंगल वाइंडिंग में, मतलब या कोई सा भी मैंने रिंग टाइप स्ट्रक्चर या कोई सा भी मैंने कोर मटेरियल लिया है, इस कोर मटेरियल के लिए कोई सा भी इसमें आयरन, वी कैन यूज वन आयरन पीस। और यहां मैंने क्या किया है, आई वाउंड वन विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, मैंने एक वायर वाउंड करी है यहाँ पे, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है इसमें n, और करंट क्या है, सबसे पहले इसमें करंट तो फ्लो होगा ही। अब इस करंट से एक्चुअल में जो आपको टर्म मिलेगा, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा सबसे पहले करंट से, बताओ बेटा जल्दी। फ्लक्स। फ्लक्स, फ्लक्स। फाई की वैल्यू फ्लक्स। मिलेगी, दैट इज यहाँ पे आप इसको क्या बोलेंगे, द क्लोज्ड पाथ, द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय, अब इस क्लोज्ड पाथ में अपन फॉलोड किसको कर रहे हैं, वी कैन फॉलोड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट। क्लियर, समझ आया आप लोगों को, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट है और मैग्नेटिक सर्किट के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपकी स्लाइड, और इसमें आपका जो टर्म्स थे या जो वो थे वो आपकी दूसरी स्लाइड में लिखे हुए हैं, या बुक में भी अगर आप लोग पढ़ोगे तो इजीली आ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मैं बोलूँ तो उसमें बोलूंगा करंट फ्लोज इन द सर्किट, और मैग्नेटिक सर्किट में मैं क्या बोलूंगा, फ्लक्स इज अज्यूम टू फ्लो। ठीक है ना, करंट आपका फ्लो करता ही करता है, लेकिन फ्लक्स के लिए क्या करते हैं, फ्लक्स के लिए अपन अज्यूम करते हैं कि वो फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, और सेकेंड अगर मैं बोलना चाहूं तो द पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द पाथ ऑफ द फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। और करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, करंट फ्लो आपका ईएमएफ की वजह से हो रहा है, और फ्लक्स जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो आपका एमएमएफ, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ पे दो टर्म है, एन है और आई है, इन दो टर्म से आपको क्या निकल के आ रहा है, आपका फ्लक्स आ रहा है, मतलब मैग्नेटो मोटिव फोर्स की हेल्प से अपन फ्लक्स को फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ द करंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर अपन वी कैन use the term of resistance, so we see that the flow of the current is restricted by the resistance of the circuit, and the flow of the flux is restricted by which parameter, flow of the flux is restricted by reluctance of the circuit। ठीक है, समर कोई भी बात होती है ना यहाँ बोला करो मेरे से, क्लास में, क्लास के बीच में मैं व्हाट्सएप ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। समझ जैन प्रेजेंट है क्लास में कि नहीं है, क्लास में है नहीं, व्हाट्सएप कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द क्लोज पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड द क्लोज पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। एक चीज ये हो गई। नेक्स्ट, इसी तरीके से अपन रेजिस्टेंस का टर्म लेते हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और रिलेक्टेंस का S इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट म्यू, मतलब S की वैल्यू क्या ले रहे हैं, एल अपॉन म्यू ए। ठीक है ना, अब जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, अगर मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँ कि कोई ये बताएगा कि व्हाट आर द डिसिमिलरिटीज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। देखो सिमिलरिटी तो हर कोई बता देगा, क्योंकि सिमिलरिटी क्या है, आपने फ्लक्स पढ़ा, एमएफ पढ़ा, रिएक्टेंस पढ़ा, वो अपने देख लिया कि उसके टर्म किस किस के मैच कर रहे हैं। अब क्लास में से कोई ये बताएगा कि व्हाट आर द डिसिमिलरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज पाथ में नहीं होता, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज पाथ फॉलो करता है। और शिवांशु थोड़ा जोर से बोलो, शिवांशु तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। एनीवन फ्रॉम CS, CS से कोई बताओ।
बेटा आप लोगों से पूछा जाए तो यस और नो तो बोला करो यार, आवाज नहीं आती क्या आप लोगों को? मैं ही पूछता हूँ, मोहित बंसल। गरिमा, ईशा, अनुष्का, बताओ डिसिमिलरिटीज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। सर इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी सप्लाई करते हैं फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए, और मैग्नेटिक में रिक्वायर की जाती है टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स बट नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि डिसिमिलरिटीज और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले डिसिमिलरिटी जो ये है वो ये है कि जब भी अपन कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो उसमें अपना जो करंट जो है वो फ्लो तो होता है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट की जब अपन बात करते हैं तो उसमें अपन अज्यूम करते हैं कि वो फ्लो हो रहा है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट आप लिखिए, नंबर 1 पॉइंट लिखिए आपने इसमें इसकी डिसिमिलरिटी में, क्योंकि ये सिमिलरिटी में भी आता है। सिमिलरिटी में अपन क्या देखते हैं कि करंट फ्लोज इन द सर्किट, और मैग्नेटिक सर्किट में क्या देखते हैं, फ्लक्स इज अज्यूम टू फ्लो, ठीक है ना। लेकिन डिसिमिलरिटी में क्या देखते हैं, अपना जो भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट या मैग्नेटिक सर्किट लिखा हुआ है तो इसमें सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, नंबर 1 इसमें अपन लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में दैट द करंट एक्चुअली flows in the circuit, और मैग्नेटिक सर्किट की अगर लिखूं इसमें लिखूंगा मैं फ्लक्स डज नॉट फ्लोस, ठीक है ना। फ्लक्स आपका फ्लो नहीं करता है बट इट इज ओनली assumed to flow, it is only assumed to flow for finding out certain मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। पहला समझ आया आप लोगों को डिसिमिलरिटी, कि अपन लोग जो भी इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं उसमें आप करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट की अगर बात कर रहे हैं अपन तो उसमें आपका फ्लक्स फ्लो नहीं हो रहा, अपन सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि आपका इसमें फ्लक्स फ्लो हो रहा है, अपन इसमें अज्यूम कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड डिसिमिलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इसमें जैसे कि अभी बताया था ईशा ने कि इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी इज नीडेड टिल द करंट फ्लोज, मतलब जब तक आपका करंट फ्लो होगा तब तक आपको इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है ना। इन द सेम वे जब अपन मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं इसमें अपन को एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई बताएगा। एनर्जी इज नीडेड, हाँ, और कोई, जैसे ईशा ने बोला टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका सही बोला है बिल्कुल, इसका कोई मतलब बता पाएगा कि यहाँ पे अपन के क्यों लिख रहे हैं कि एनर्जी इज नीडेड टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा आजकल आप लोग इंटरेक्टिव क्लास क्यों नहीं कर रहे हो यार, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है, क्यों क्लास पढ़ने का मन आज भी नहीं है क्या? है सर। अरे राम, मैंने पूछा है एनर्जी इज नीडेड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्रिएट का टर्म अपन क्यों यूज कर रहे हैं, मुझे इसका जवाब नहीं पता आपको क्या?
रटना थोड़ा ना, अपन को समझना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में तो अपन को पता है कि जब तक आप करंट फ्लो करोगे तब तक आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में अपन एनर्जी की नीड अपन को क्रिएट करने के लिए क्यों पड़ रही है? सर मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करना है शायद। यूज्ड, फिर से बोलना। इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, इंड्यूस, हाँ ये भी ठीक है। मतलब कोई सा भी अगर आपने कॉइल कनेक्ट करी हुई है किसी भी आयरन कोर में, उसमें अगर आपको ईएमएफ प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे अपन एनर्जी को जरूरत पड़ेगी उसको क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना? यही बताया है मेरे को अंशिता ने। और लास्ट डिसिमिलरिटी क्या है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो है ना मैग्नेटिक सर्किट का, दिस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, ठीक है ना? मतलब आपका करंट हो या ना हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो अगर अपन लगाते हैं, क्योंकि अपन कभी कभार इंटरनल रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं, तो द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, ठीक है? लेकिन ये चीज रिलक्टेंस के साथ नहीं होती है। जब भी अपन रिलक्टेंस की बात कर रहे हैं तो द वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस, दैट इज द रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट, रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट changes with the magnetic flux, ठीक है? समझ आया सभी को? क्लियर? तो सिमिलरिटीज आप लोग जो स्लाइड है उससे भी देख लेना, बाकी इससे भी समझ आ जाते हैं कि क्या क्या सिमिलर चीजें हैं इसमें। और इसी के साथ जो आपकी डिसिमिलरिटीज है उसको अपन क्या ले रहे हैं, उसमें आपका करंट की ले लिया है और आपका एनर्जी की ले लिया है और रेजिस्टेंस रिलक्टेंस के पैरामीटर किस तरीके से, ठीक है? क्लियर? यस सर। लास्ट टॉपिक इज ऑफ टुडेज क्लास इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सभी लोगों को ये पता होगा अच्छे से, तो मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ कि जब भी कभी अपन कोई सा भी इलेक्ट्रिक सर्किट या यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट का यूज करते हैं तो वी कैन यूज द लॉज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि अपन ने एक इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया हुआ है एक कॉइल में, अपन ने मैग्नेट की तरह उसको यूज कर रहे हैं उस आयरन पीस को। जैसे ही वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, कोई सा भी इंडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि यहाँ पे अपन इंडक्शन टर्म यूज क्यों कर रहे हैं? वाई वी यूज, सबसे पहले सीएस से बताओ फिर आईटी से बताओ, कोई भी, नहीं तो मेरे को नाम बोलना पड़ेगा, क्या फायदा? आदित्य प्रजापति, बताना बेटा इंडक्शन क्या होता है? आदित्य को नहीं पता। आदित्य राज श्रीवास्तव, आदित्य राज शुक्ला, अजय सिंह मार्कम, अनिष्का श्रीवास्तव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करे सर्किट में वो इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने इंडक्शन पूछा है। चलो आईटी से कोई बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, राजेश बताओ। सर इंडक्शन मतलब कि इंड्यूस होना कोई चीज, जैसे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसमें करंट इंड्यूस होता है, तो इंडक्शन उसी से related। फिर से बोलना राजेश, क्या बोल रहे हो? सर इंडक्शन मतलब कोई चीज प्रोड्यूस होना, जैसे कि कोई सर्किट या कॉइल में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सही है। आदित्य ने भी सही, राजेश ने भी सही बोला, आदित्य ने भी सही बोला कि विदाउट कांटेक्ट। मतलब इंडक्शन मतलब जो भी आपको इंड्यूस करना है, कोई सा भी ईएमएफ इंड्यूस करना है किसी भी एक कॉइल से दूसरी कॉइल में या किसी भी सर्किट में, तो वो अपन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यूज करते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो इन्वेंशन हुआ है वो क्या हुआ है आपका? फैराडेस लॉस, ठीक है ना? तो फैराडेस लॉ अपन आप सबने पढ़ा भी होगा 12th में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा?
यस सर, पढ़ा है। ठीक है ना। तो फैराडे लॉ स्टेट क्या करता है, फैराडे लॉ में क्या होता है कि कोई सा भी अगर मैग्नीट्यूड अपन यूज कर रहे हैं फ्लक्स का, उसको अपन चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उससे आपको क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। एंड दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जो इसको होता है दैट इज, इसको या तो हम बोलते हैं डी लैम्डा बाई डी टी, या फिर ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको अपन इंडिकेट करते हैं। और इसके साथ जब अपन नंबर ऑफ टर्न्स को यूज करते हैं तो उसको अपन टर्म देते हैं कि उससे आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। क्लियर? हेलो, कोई सा भी आपका एक मैग्नेटिक सर्किट आपने लिया हुआ है, यहाँ अपन ने एक कॉइल कनेक्ट कर ली है। इस कॉइल में अगर मेरे को इंडक्शन बिहेवियर आ रहा है, क्योंकि इंडक्शन बिहेवियर का एग्जैक्ट मीनिंग ये है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जहां भी अपन इंडक्टेंस का यूज करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कॉइल आ गई, कॉइल आ गई मतलब आपका इंडक्टेंस का प्रिंसिपल आ गया। ठीक है ना, मतलब इंडक्टेंस का प्रिंसिपल आ गया मतलब यहाँ पे इंडक्शन बिहेवियर आएगा। जैसे इंडक्शन बिहेवियर आ गया तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट दोनों आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दे दिया आपने, करंट पास करा दिया, करंट पास कराया, जैसे ही आपने करंट पास कराया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली एक आपका फ्लक्स आपको मिलने लगेगा। जैसे ही आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एन नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको एक ईएमएफ मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और जब यहाँ पे अपन नेगेटिव साइन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक लॉ एप्लीकेबल होता है, वो कौन सा लॉ यूज होता है, तो बताएगा? लेंजिस लॉ। वेरी गुड, लेंजिस लॉ अप्लाई होता है। तो लेंजिस लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि दैट इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब जो भी आपका अप्लाइड वोल्टेज होता है उसको आपके इसमें अपोज करेगा। ठीक है ना, समझ आया इसके बारे में? जो रिवीजन जो कराया अपन ने, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सब लोगों को याद आ गया एक अच्छी तरीके से? यस सर। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक होती है। कल की क्लास में जो अपन लोग पढ़ेंगे, और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बुक से स्टार्ट कर लो पढ़ना, क्योंकि आज हो गई है 15 फरवरी। ठीक है ना, सेकेंड मिड सेम को भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 8 मार्च से 13 मार्च आप लोग के सेकेंड मिड सेम है। मुश्किल से आप लोग के मतलब 2 वीक्स ही बचे हैं, मतलब आज का हफ्ता, अगला हफ्ता और उसके नेक्स्ट, मतलब 3 हफ्ते बचे हैं अभी भी। ठीक है ना, 3 वीक्स है। तो 3 वीक्स में आपका जो सिलेबस जो रहेगा सेकेंड मिड सेम का, वो आपका मैग्नेटिक सर्किट तो पूरा आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ यूनिट 4th में आप लोगों का, मैं सिलेबस अगर अभी खोलता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, तो यूनिट 4th में जो आप लोगों का ये आएगा इसमें, दैट इज यही है यूनिट 4th में जो आपका आएगा इसमें। यूनिट 3rd तो आपका सेकंड मिड सेम में आएगी। ठीक है ना, दिस वन। और जहां तक जो आपको यूनिट 4th का सवाल है, तो आपका वो जो ट्रांसफॉर्मर वाला पोर्शन है वो मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला पोर्शन आपका हो जाए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के बहुत सारी चीजें आप लोग लैब में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कोई सा भी आपका टेस्ट होता है तो ये 3 एक्सपेरिमेंट ही आपके पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मर पे ही बेस है। वोल्टेज रेशियो, करंट रेशियो, ओपन सर्किट सेट टेस्ट और सर्किट टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, तो उसमें ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल काफी यूज हो जाता है। ठीक है ना, तो इंडक्टेंस का जो बिहेवियर है वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आना। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। इस संडे मैं आप लोगों का जो वो है क्विज लूंगा इसका मैग्नेटिक सर्किट का। ठीक है ना, टाइमिंग एसआर्स मेरे को आप लोग बता देना कि विच टाइम इज सुटेबल फॉर द क्विज। क्लियर? चलिए, अब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बताओ, फिर मैं, और जिसको लेफ्ट करना है वो लेफ्ट कर सकते।